हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक शुरू हो गया था? 13 14 कहाँ तक हो गया था? अरे क्या बात है, 17 तक डिस्कस हो गया था। 17 हो गई थी बात। 17 में जो बातें बताई थी क्या वो समझ में आ गई थी? 17 से रिलेटेड किसी को कोई डाउट पूछना भी है? बता बेटा। 17 को इसेंट्रिक कोलिजन वाला, अच्छा कोलिजन वाला, इसेंट्रिक कोलिजन की वैल्यू वगैरह पूछी गई है। अभी देखते हैं। हाँ हाँ, विदाउट पॉइंट ऑफ परकशन बताऊं? हाँ, ठीक है। आ जाएगी बिल्कुल, जस्ट आफ्टर होगी जीरो, बस उसके बाद तो आ जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इसने कहा कि सर जो पॉइंट ऑफ परकशन है ना, आपने कहा जस्ट आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। मैं कहा हाँ, बैठ जा बेटा। उसके थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। इसके लिए फोर्स कहां लग रहा है? मगर रॉड पे या पार्टिकल पर? रॉड पर फोर्स नहीं है, लेकिन इस पार्टिकल पर इसके भाई लोग, रिजिड बॉडी है ना, फोर्स लगा रहे होंगे। वो अनबैलेंस फोर्स इसको एक्सीलरेट करा रहा है। इंटरनल फोर्सेस, रॉड के इंटरनल, पार्टिकल के लिए एक्सटर्नल। नहीं, चेंज नहीं हो रहा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। हाँ, पार्टिकल को देखोगे तो फिर उसको रॉड के, भाई एक बात बताओ, ये है इसका कोई पार्टिकल इमेजिन करो, तो वो यहां से नीचे क्यों नहीं गिर रहा? उसका एनर्जी कौन बैलेंस कर रहा है? छोटा सा पार्टिकल इमेजिन करो, उसका वेट कौन बैलेंस कर रहा है भाई? जो दूसरे पार्टिकल वही तो कर रहे होंगे। तो कभी भी एक पार्टिकल को अगर आप देखते हो तो बाकी के पार्टिकल जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं वो देखना पड़ेगा ना यार। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को करके बताऊं। ठीक, इस क्वेश्चन को करके बताता हूं। हाँ, कर ही देते हैं। हाँ, बच्चों की डिमांड है तो क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, थोड़ा कष्ट करो। हाँ बता बेटा। बिना पॉइंट ऑफ परकशन के बता दें? बिना पॉइंट ऑफ परकशन के लो। और बताओ जी, और कोई इच्छा हो वो भी पूरी कर दी जाए। इलास्टिक कोलिजन का मतलब बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम रहती है, या फिर एक पार्टिकल की टोटल? तो एक पार्टिकल तो रेस्ट पे आ सकता ना यार। अच्छा ये समझा, अभी इनका क्या दिमाग लग रहा है, अब मुझे समझ में आया है। पता है क्या सोच रहे हैं कि यार हमने तो ये पढ़ा था कि जब सेम मास होता है ना तो इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, लेकिन यहां तो सेम मास है नहीं सर, तो यहां कैसे वो रेस्ट पे आ रहा है? ये तब होता है जब हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 पॉइंट मासेस होता है। ये हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 पॉइंट मासेस नहीं है, ये सेंट्रिक कोलिजन है भाई। इसमें नहीं वो सारे फॉर्मूले लग पाएंगे, लगेंगे ही नहीं। इसमें पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो सॉल्व करता हूं, देखते जाइए फटाफट। ये रही रॉड, रॉड का मास है m, लेंथ है l, यहां से एक पार्टिकल आ रहा है बच्चों, इसकी वेलोसिटी है v नॉट, स्मॉल m v नॉट। कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। ठीक है साहब, तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन, हमेशा ध्यान रखिए, करने का तरीका बता रहा हूं, कभी गलती नहीं होगी अगर आप ये तरीका यूज करेंगे। जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का डायग्राम हमेशा बनाइए। जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का डायग्राम हमेशा बनाइए, ठीक है? अच्छा, ये डायग्राम बनाने के बाद, अब ये डायग्राम में पूरा तो बनाया नहीं मैंने, ये पार्टिकल किस पर आ गया? रेस्ट पर। और मान लेते हैं इसके सेंटर की वेलोसिटी होगी vc और ये ओमेगा से घूमने लगा। ठीक है, अच्छा तो vc क्या v मान लेते हैं, जब उसको v नॉट लिया है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या इस पूरे सिस्टम का? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? तो लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, रॉड का इनिशियल मोमेंटम बोलिए, रॉड रेस्ट पर है, पार्टिकल का तो mv नॉट। ठीक, साथ चलिएगा भाई, ये मत। दूसरा आते हैं, जब रॉड चलने लगी तो आपको पता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? ये बात पता है? कोई बता सकता है? दो तरीके हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालने के। सारे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालिए और उसका वेक्टर एडिशन कर दीजिए, पहला तरीका।
सारे पार्टिकल का लिनियर मोमेंटम निकालिए और उसका वेक्टर एडिशन कर दीजिए। मेथड नंबर 1 ये बराबर आ जाता है, पता है किसके? टोटल मास इनटू वीसीएम के। ठीक, तो अगर रॉड का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है तो उसका पूरा लिनियर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं। तो रॉड के वेलोसिटी बोलिए कितनी आ गई? m इंटू वी। वी लिख देते हैं, वो वी नॉट है, ये वी लिख देते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन नंबर 2, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हर पॉइंट के अबाउट होगा? अच्छा चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता कब है? जब टॉर्क जीरो होता है एक्सटर्नल। अच्छा इस सिस्टम पर बताइए, एक्सटर्नल फोर्स है? जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो एक्सटर्नल टॉर्क होगा? नहीं है। इसका मतलब हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंफर्म? अच्छा चलो, तो फिर मैं पता है कौन सा पॉइंट ले रहा हूं, देखना जरा। पॉइंट ए, ये पॉइंट ए ले रहा हूं, इसके अबाउट मेरा मन है तो है, क्या कर सकते हैं। ठीक, इसका फायदा क्या है? इस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बोलो इनिशियल, फाइनल, यानी कि केवल रॉड का ही एंगुलर मोमेंटम अपने आप में कंजर्व रहेगा। इनिशियल रॉड का एंगुलर मोमेंटम बोलो तो फाइनल भी, तो फाइनल जीरो करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम कहोगे यार फाइनल जीरो, तो फाइनल तो जीरो वेलोसिटी होनी चाहिए। नहीं, मैं याद दिलाता हूं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट का फॉर्मूला याद दिलाता हूं। ये होता है, अगर आपको याद है तो, एल अबाउट सीओएम प्लस एम आर सी एम क्रॉस वीसीएम। ऐसा फॉर्मूला अपने जीवन में कभी सुना नहीं होगा आपने, सुना है? कंफर्म है? याद है? ठीक, तो जरा बताओ तो सही, पॉइंट ए के अबाउट रॉड का एंगुलर मोमेंटम बोलो। पहले ये वाला टर्म ले लेते हैं, इसका आरसीएम क्रॉस वीसीएम, मतलब आर परपेंडिकुलर इनटू वी, चलेगा? सेंस ऑफ रोटेशन बोलो क्लॉकवाइज, तो लिखा मैंने एम एल बाई 2 इंटू वी। चेक करो, अरे बोलो ना यार। आईसीएम ओमेगा, ये वाला इसके अबाउट आईसीएम ओमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो माइनस या प्लस? माइनस एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू बोलो, बराबर बोलो, एम कैंसिल, एल कैंसिल, यहां से आ गया v इक्वल्स टू एल ओमेगा बाई 6। v इक्वल्स टू एल ओमेगा बाई 6, ये आ गया। तीसरी इक्वेशन, E इक्वल्स टू, क्या होता है E इक्वल्स टू? बोलो जी, अरे एक मिनट, हाँ, E इक्वल्स टू V2 डैश माइनस V1 डैश अपॉन V1 माइनस V2। V2 डैश बोलो, V2 डैश का मीनिंग बोलो क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ सेकेंड बॉडी या फर्स्ट बॉडी? सेकेंड बॉडी को फाइनल या इनिशियल? फाइनल। तो सेकेंड बॉडी का पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की वेलोसिटी बोलो, याद है? प्योर ट्रांसलेशन से कितनी आएगी? वीसी। और सेंटर के अबाउट रोटेशन से कितनी आएगी? तो ये आ गई v प्लस एल ओमेगा बाई 2 माइनस V1 डैश फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी बोलिए 0 डिवाइडेड बाई V1 फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी बोलिए, सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी बोलिए। बहुत ही बढ़िया बच्चों, 1। इक्वेशन नंबर 3, अननोन गिनिए, v है, ओमेगा है, अरे बोलो ना, दो ही अननोन है क्या? अरे स्मॉल एम बाई कैपिटल एम का रेशियो भी तो है भाई जो पूछा जा रहा है। अब आया है, निकालो जल्दी से, सॉल्व करो फटाफट। आ गया 1/4। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, सारे ऑप्शन हो जाएंगे बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में कोई स्पेसिफिक डाउट किसी को? हाँ, हाउ? नहीं बता सकते। हाँ, ये हुई ना बात, उसके बिना आंसर ही नहीं आता। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें अगर आपने, खास बात क्या है, अगर आपने इसको सिस्टम ले लिया तो ऑब्वियस रिजल्ट्स आएंगे, 0 बराबर 0 प्रूफ हो जाएगा। अगर किसी ने भी इसको सिस्टम लिया है तो वो क्या देखेगा, 0 बराबर 0 प्रूफ हो जाएगा। शुरू में तो बड़ा खुशी होगी कि मैं कुछ कर पाऊँ, फिर बाद में देखेंगे 0 बराबर 0, इसको प्रूफ करके मिलेगा क्या? सब 0 हो जाता है, समझ ही भी नहीं आता करे तो करे क्या। तो देखिए जरा, करे तो करे क्या। ये n, ये तो बराबर होगा सिमेट्री के कारण mg/2 mg/2। ये रॉड मासलेस है क्या? देखो जरा, ये लेडर मासलेस है क्या? इनका कितना है? ठीक है, तो अपन क्या करें, इसको कह सकते हैं कैपिटल M 2m प्लस स्मॉल mg/2, यही होगा। देख लो, चेक करो, दोनों नॉर्मल की वैल्यू यही आएगी। क्या नाम है तेरा? है उदित, भूल जाता हूं तेरा नाम। तो उदित ये बता, चल एक काम कर, अभी ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल सेम होंगे, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पर अगर F है तो यहाँ पर भी F होगा। अच्छा, तो 2n बराबर टोटल वेट होगा उदित। हाँ, सिस्टम ले रहा हूं, देख सिस्टम किसको लिया है? सिस्टम लिया है लेडर्स प्लस स्ट्रिंग प्लस स्मॉल m, ये सिस्टम है। अब बोल, अब टेंशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है? तो एक्सटर्नल के ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। क्या मैं कह सकता हूं 2n बराबर 2m प्लस स्मॉल mg? क्या बच्चों सहमत हो सभी लोग? ठीक, अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये पॉइंट पर कितना फोर्स कौन लगा रहा होगा नहीं पता, है ना? तो इसी के अबाउट टॉर्क ले लो ना, खत्म। किसका? पूरे का, भूल के मत लेना, फिर 0 बराबर 0 आ जाएगा। अरे एक का, अरे भैया एक भी तो इक्विलिब्रियम में है। तो क्या करेंगे, इसके अबाउट एक रॉड का टॉर्क, टेंशन का टॉर्क बोलो, टेंशन का टॉर्क 0 क्यों? सॉरी नहीं, सही बोल रहा है, डर मत। पता 0 क्यों? उसी से पास हो रहा है, बिल्कुल सही। डर गया क्या कर रहा अबे डर मत बे, सही कह रहा है। डराऊंगा, लेकिन मैं आगे भी डराता रहूंगा, सही बोलने वाले को भी डराऊंगा। देखता हूँ कॉन्फिडेंस टटोलूंगा ना कितना है, तो डरना नहीं तेरे को, ठीक है ना? हाँ, तो पी के अबाउट टॉर्क ये है कैपिटल mg, ये है n का टॉर्क निकालते कैसे हैं बच्चों? मैं भूल गया, आपको याद है कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं क्या? चलो बताओ, n से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बच्चों? L cos थीटा, और mg से L/2 cos थीटा बराबर क्या होना? और μ1 का टॉर्क भी रह गया है। अरे f का टॉर्क भी रह गया ना यार। हाँ, f का टॉर्क सपोर्ट करेगा किसको? n के टॉर्क को या mg के टॉर्क को? mg का टॉर्क किधर घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है? बोलो ना यस सर। क्या होता बे? मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है? कह रहे यस सर। अब फिर से पूछ रहा हूं, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क इस रॉड को किधर घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है? अच्छा, n का टॉर्क, अच्छा फ्रिक्शन का टॉर्क, तो फ्रिक्शन का स्मॉल mg के टॉर्क को सपोर्ट करेगा। चलिए अब बोलिए, फ्रिक्शन का टॉर्क माइनस साइन के साथ आएगा, F इंटू एल इक्वल टू बोलो 0। आंसर आ गया, खत्म। हमेशा ध्यान रखना, जो पॉइंट दोनों मिल रहे हैं उसके अबाउट एक का टॉर्क एनालिसिस करनी है, ठीक। F की वैल्यू आगे इसी से आ जाएगी ना, F की वैल्यू, N की वैल्यू तो आ ही चुकी है ना, F की वैल्यू तो आ गई। मतलब मैंने म्यून रखा ही कहा है, F लिखा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए पूरे सिस्टम पर? 0। तो दोनों फ्रिक्शन फोर्स बराबर होने, नहीं अलग अलग करके देख लिया ना, अभी यही तो किया है।
इसका अलग टॉर्क एनालिसिस किए और इस इक्वेशन से देखो एफ की वैल्यू दौड़ के आएगी, आ तो रही है एफ की वैल्यू चेक कर, आ रही है, हाँ एन की वैल्यू डाल दो। हाँ हाँ अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोल बचा। नहीं पूरे को सिस्टम लिया था, पूरे को, तो अब इंटरनल हो गया ना, लैडर दोनों लैडर सिस्टम में शामिल हैं, तो ये एक दूसरे पे नहीं लगाएंगे, इंटरनल होंगे ही होंगे। हाँ पूछ। परपेंडिकुलर अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट। हाँ कई बार हमको सरफेस का नॉर्मल नहीं बता सकते बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन है, एक पेंसिल है, उस पेंसिल के ऊपर एक और पेंसिल है, फील आ गई पेंसिल की, है ना। अब यहां आप नॉर्मल का डायरेक्शन नहीं बता सकते, तो यहां पर क्या करना पड़ता है, दो कंपोनेंट करिए एनएक्स और, यहां पर आप बता ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां नॉर्मल डिफाइंड ही नहीं था। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर मल्टीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तब की बात कर रहे हो क्या? मल्टीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में वही बात है कि यूनिफॉर्म नॉर्मल नहीं है तो एवरेज नॉर्मल फोर्स बोल पाएंगे, नॉर्मल फोर्स बोल ही नहीं पाएंगे। हाँ नहीं वो समेशन पे डिपेंड तो करेगा, लेकिन वो नॉर्मल नॉर्मल नहीं कहलाएगा, वो एवरेज नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि इस वायर में करंट कितनी है, ठीक, अलग अलग पॉइंट पर करंट डेंसिटी अलग अलग है, तो मैं तुमसे बोलूं इस वायर में करंट डेंसिटी कितनी है, तो तुम क्या कहोगे? मीनिंगलेस है। या कहोगे एवरेज करंट डेंसिटी मैं बता सकता हूं। तो अगर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग नॉर्मल का डायरेक्शन है, तो मैं पूछूं बताओ बस बॉडी पे नॉर्मल किधर है, तो आप कहोगे नहीं बता सकते, एवरेज नॉर्मल बता पाऊंगा। क्लियर? हाँ हर पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर कह सकते, अलोंग द नॉर्मल। ठीक, क्वेश्चन नंबर कहां पर आ गए? 19th 18th हो गया, 19 ओहो तहलका मचा दिया 19 ने। करवा दे, ठीक है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि तीनों का सेंटर ऑफ मास लोगे तो फिर मास को 3 गुना लेना पड़ेगा तुमको, 3m लेना चाहिए तब भी। हाँ 3m लिया है, अच्छा चलिए देखिए, तीनों का मास लेके आंसर नहीं आ रहा, आएगा बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, कुछ गलती कर रहा है। तीनों का मास लेकर के सेंटर ऑफ मास तूने यहां माना होगा, यही माना है, ठीक है। तो यहां सेंटर ऑफ मास ए अब दिख रहा होगा, ठीक है, यहां सेंटर ऑफ मास लिया है, मैं कर देता हूं, ए इस जगह सेंटर ऑफ मास लिया है। अच्छा क्या इक्वेशन लिखी है बोलो? ए पार्ट की बात कर रहा है या बी पार्ट की? ए पार्ट की, ध्यान से देखना, ये 3 मास है, हाँ छोड़ दे इधर देख, ठीक, सेंटर ऑफ मास का की डिस्टेंस पता तेरे को, तो इस डायरेक्शन में अगर n निकालना है तो n की वैल्यू 3m इंटू ये वाला r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर होगा। दिया ये आंसर? दिया। तूने कुछ गलती की? ठीक, और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 19 में? बी एट टाइम t व्हेन द, अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज मैं आपको एक बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, जैसा मैंने तुमसे कहा था क्वेश्चन डिस्कस करते करते कुछ बताता रहूंगा तुमको, तो वो बढ़िया चीज है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार हिंज फोर्स अगर कभी भी पूछा जाए तो उसके पीछे का लॉजिक, जो भी मेथड लोग लगाते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, मतलब लोगों को कैसे पता चल जाता है कि हमें यहां से शुरू करना है, क्योंकि हमें तो यही समझ में नहीं आता सर कि शुरू कहां से करें। हमारे साथ तो कई बार यही दिक्कत हो जाती है, क्यों भाई है कि शुरू कहां से करें, तो ध्यान से सुनना, शुरू कहां से करें के साथ साथ ये भी बता रहा हूं क्यों करें, ये भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लीजिए मुझसे पूछा गया हिंज फोर्स, कैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये रॉड जो है इस जगह से रिलीज की गई है,
ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रॉड है ऐसे। जब ये रॉड 37 डिग्री का एंगल बना रही थी, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, जब ये रॉड यहां से 37 डिग्री का एंगल बना रही थी, 37 डिग्री का एंगल बना रही थी, ये मास m, ये लेंथ l, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो छोड़िए, आपसे पूछा जा रहा है हिंज फोर्स क्या होगा, क्वेश्चन ये। ठीक, अब ध्यान से सुनना, मैं क्या मेथड लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, सब बता रहा हूं। इसे बोलते हैं एल्गोरिथम ऑफ क्वेश्चन। तो क्या पूछा गया बच्चों, फोर्स। ध्यान से सुनना, हमने फोर्स से रिलेटेड अपने जीवन में पढ़ा क्या है। फोर्स कभी निकालना हो तो हमारे पास फोर्स से रिलेटेड कौन सी इक्वेशन हमने पढ़ी है, F = ma पढ़ा, केवल यही पढ़ा है। तो मेरे दिमाग में आया, ध्यान से सुनना, चूंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, तो बराबर एम ए ना लिख करके क्या बोलेंगे, सिग्मा F इक्वस टू MACM, ये पढ़ा है, अरे पढ़ा है ना यार, कंफर्म है। इसका मतलब अगर मेरे से कोई कह रहा है फोर्स निकालिए, कैलकुलेट फोर्स, तो मैं कहूंगा मुझे इक्वेशन पता है सिग्मा F = MACM, तो इसका मतलब मेरा टारगेट बोलिए क्या हो गया, क्या निकालना है, क्या निकालना है, ACM। चेक किया यहां पर ACM कर क्या रहा है, ACM क्या चीज है, सेंटर। इस सेंटर का मोशन चेक किया, कैसा मोशन है, पैराबोलिक या एलिप्टिकल, बोलो, पैराबोलिक है, एलिप्टिकल है या स्ट्रेट लाइन है, क्या है, सर्कुलर है, क्या बात कर रहे हो, क्यों है सर्कुलर, डिस्टेंस फिक्स है, सभी लोग सहमत हो। सर्कुलर, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो 50 तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं उसके, कितने, 3 तरीके के, 3 तरीके के, 3 नहीं होते भाई, सेंट्रीपिटल हो गया, टेंजेंशियल हो गया, एंगुलर हो गया, है, हाँ हाँ बोलो बोलो, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर तो अलग होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन तो होता है v ω/dt, है ना, तो 3 एक्सीलरेशन हो गए। हाँ बताइए कौन बताना चाहेगा, भाई हम लोग 3 एक्सीलरेशन सुने हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर टेंजेंशियल सेम तो नहीं होते हैं, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। हाँ भाई 3 होते हैं, बोलो जी, अल्फा, एक अल्फा हो गया, एक r⍵² हो गया और एक टेंजेंशियल हो गया, और AT = r अल्फा होता है। तो क्या हुआ, अरे नालायकों सुनो ध्यान से, एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन इज नॉट एन एक्सीलरेशन। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है नॉमेनक्लेचर में, हम सोचते हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन एक नए तरीके का एक्सीलरेशन है, जबकि एंगुलर एक्सीलरेशन कंपोनेंट में नहीं है बेटा, दिस इज टोटली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। चलो यूनिट बताओ एंगुलर एक्सीलरेशन की, रेडियन/सेकंड², है ना, जरा एक्सीलरेशन की यूनिट बताओ, लो जी हो गई टाइटाइपस। एंगुलर एक्सीलरेशन इज टोटली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन हम नाम ऐसा कंफ्यूजिंग बनाया गया है कि ये भी एक्सीलरेशन वो भी एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का केवल एक्सीलरेशन वर्ड पर फोकस नहीं करना है, एंगुलर एक्सीलरेशन अपने आप में एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक्सीलरेशन नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुमसे कहूं कि वेलोसिटी रिजल्टेंट निकालनी है तो एंगुलर वेलोसिटी को भी ऐड करो, तो तुम हंसोगे, तुम कहोगे ये कैसी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी में एंगुलर वेलोसिटी कैसे ऐड करें, तो मैं कहूंगा ये भी वेलोसिटी वो भी वेलोसिटी, तो आप कहेंगे नहीं, एंगुलर वेलोसिटी इज टोटली डिफरेंट थिंग। अरे है ना यार, अभी समझ में आया। तो कितने तरीके के एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल, कंफर्म है, हाँ। Radial acceleration and centripetal acceleration in case of circular motion both are same, otherwise in case of curvilinear motion they are different। वो कैसे, देखिए जरा, रेडियल एक्सीलरेशन हमेशा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइंड होता है। द एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और इसका एक्सीलरेशन है a, तो इस समय इसका रेडियल एक्सीलरेशन है बच्चों, रेडियस के अलॉन्ग जो है, रेडियस वेक्टर के जो अलॉन्ग,
लेकिन इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गई बात? तो रेडियल का मतलब होता है एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, दैट इज डिफरेंट। ठीक, जैसे मान लो कोई बच्चा या कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे पाथ पर घूम रहा है, तो रेडियल एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, और ये जो टेंजेंट वो क्या कहते हैं उसे सेंट्रीपिटल है, तो वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, जो कि जरूरी नहीं है रेडियस के लॉन्ग। क्लियर हो गई बात? ठीक है, हालांकि थोड़ी हाई फाई चीज है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। ठीक, हम वापस आते हैं छोटी सी चीज पर। एसीएम क्या कर रहा है? परफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। सीओएम परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो इससे हम क्या करते हैं कि इससे सर क्या पता चला? अबे इससे ये पता चला कि एसीएम इक्वल्स टू एटी प्लस एसीएम। एसी क्या है? सेंट्रीपिटल। तो यहां से दो रास्ते बट गए भाई, एक बचा एसी का और एक हुआ एटी का। ठीक, एसी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर होता है क्या? तो ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, क्या निकालना है? ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, कुछ भी बोलो, निकालना है। ठीक है, एटी बराबर क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव बोलो अल्फा। ठीक, किसी पोजीशन पर ओमेगा निकालना है। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में क्या आपको पता है? कोई आपसे पूछता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगानी है, आपको कैसे स्ट्राइक करता है? बस ऐसे ही फील आ जाता है? आपको कैसे स्ट्राइक करेगा कि इस क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है? सर अगर वो उस चैप्टर का क्वेश्चन होगा तो हम लगा देंगे, है? नहीं, अच्छा टाइम नहीं हो, बहुत बढ़िया, और थोड़ा ऐड कर देते हैं। हाँ, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस लोकेशन, लोकेशन और पोजीशन। कभी भी वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, टाइम पर नहीं, लोकेशन पर जब भी पूछी जाए, हमेशा ध्यान रखिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने। चेक करिए, आपको थीटा 37 डिग्री एंगल पर ओमेगा बताना है या किसी टाइम पर ओमेगा बताना है? बोलो, एंगल पर बताना है। इसका मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ऑब्जेक्टिव हो गया, वर्क कैलकुलेट करिए। किसका किसका वर्क कैलकुलेट करेंगे? बस केवल एमजी का तो बचा। क्यों भाई? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन, और काइनेटिक एनर्जी लगाओगे तो ओमेगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जरा बताइए, अल्फा के क्या लगाएं? टाउ इक्वल्स टू, तो जरा ये ऑब्जेक्टिव बताइए क्या है? टॉर्क निकालना। तो जब मैं आप के बराबर था तो मैं सोचता था, जब मैं मेरे समय पे मैं सोचता था यार हिंज फोर्स पूछा जा रहा है और ये शुरू कर रहे हैं टॉर्क एनालिसिस से, इनको कैसे पता चल जाता है कि पूछा हिंज फोर्स जा रहा है और आप लगा रहे हो टॉर्क एनालिसिस? तो ये पता कैसे चला? ये कोई किताब नहीं बताती थी, वो तो सोल्यूशन बता देती थी। तो ऐसे पता चलता है, ऐसे बोलते हैं एल्गोरिथम ऑफ क्वेश्चन। क्यों स्ट्राइक करे भाई? हमें कैसे स्ट्राइक करे कि आपने पूछा हिंज फोर्स है और हम कोई बंदा लगा रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम? कैसे भाई, कैसे? ऐसे ऐसे पता चलता है ये है। तो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, और वो है, ये है क्रिस्टल क्लियर पिक्चर, एल्गोरिथम बनाना कि जो सोच रहे हो वो क्यों सोच रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप यहां से शुरू कर रहे हो, क्यों शुरू कर रहे हो। अगर आप ये एक्सप्लेन कर ले रहे हो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता जे एडवांस में। समझ में आई बात? इसको नोट करें फटाफट।
हाँ किस किस डेरिवेशन की बात कर रहे हो? हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं करते। सुनो, हम क्या करते हैं कि हम पहले तो स्यूडो फोर्स क्या है? स्यूडो फोर्स है किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो करेक्शन फैक्टर होता है, स्यूडो फोर्स कहलाता है। वो वैल्यू होती है मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, बाकी इस फ्रेम में जो पार्टिकल है उनके एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, नहीं होता। हाँ नहीं, ये बात केवल तभी वैलिड है जब स्यूडो फोर्स इनर्शियल फोर्स हो। मतलब ट्रांसलेटरी नॉन इनर्शियल फोर्स के कारण जो स्यूडो फोर्स आते हैं सिर्फ वहीं पर वैलिड है, रोटेटिंग के कारण नहीं। मतलब सेंट्रीफ्यूगल के लिए चीज वैलिड नहीं है, बस सिर्फ नहीं वैलिड है क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम में जो फोर्स होता है स्यूडो फोर्स, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। एम आर ओमेगा स्क्वायर, अलग अलग रेडियस पर अलग अलग। वो इस, हाँ तो लगा सकते हैं, तब लगा सकते हैं, तब लगा सकते हैं। हाँ उसमें इसका रीजन यही है कि अब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूनिफॉर्म ले सकते हो, ठीक, फ्रेम में नहीं लगा सकते। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो जाएगा। परफेक्ट, इतना सोचा बहुत बड़ी बात है तेरे लिए, कम लोग सोचते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। 20 20 और 21 मेरे फेवरेट क्वेश्चन। पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता थी ही नहीं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आपने पढ़ा है रोटेशन तो उसमें एक चीज पढ़ी होगी जो मैं सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं शुरू की 2 क्लास में, रिजिड बॉडी की खास बात। If a rigid body is performing motion, then angular velocity of every point with respect to every other point of rigid body is same. रिजिड बॉडी पर मौजूद हर एक पॉइंट की हर एक दूसरे पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, इन डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड। यानी कि एक्सिस का डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो 20th के आंसर में बोलो क्या लिखेंगे? ओमेगा दोनों केस के लिए, और 21 के आंसर में सेम डायरेक्शन कर दो, हो गया खत्म। बस इतना था, बस इतना ही था। तो किसी ने नोट्स देखे मेरे रोटेशन के अभी तक? बताया तो था यार, एमबी सर है ना, ब्रैकेट में फिजिक्स करके ऐप है, उसमें रोटेशन के नोट देखो, उसके शुरू के 2 पेज देखो, वहीं पर मैंने ये बात प्रूफ करा दी है, तो वो पढ़ लेना। प्लेनर मोशन, शाबाश, क्या बात है, याद है तुझे? तेरे नोट्स में भी वही है। 2D 2D प्लेन में करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कर तो नहीं होगी, नहीं डेरिवेशन नहीं चेंज हो जाएगा तो एक प्लेन की। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। देख, एक सिंपल सी बात ये है कि जैसे इस दरवाजे को मैं घुमा रहा हूँ इस एक्सेस के अबाउट घुमा रहा हूँ, ठीक है? अब 2 पॉइंट लो एक्सेस के पैरेलल, 2 पॉइंट लो एक्सेस के पैरेलल, एक का ओमेगा दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 है, देखो। तो ये बात कहाँ सही है कि हर एक पॉइंट का ओमेगा दूसरे पॉइंट के अबाउट सेम होगा? प्लेनर मोशन के केस में होगा। मतलब
वो पॉइंट जो सेम प्लेन में है परपेंडिकुलर टू द एक्स, उनके लिए ये बात सही है। समझ में आ गई बात? हाँ हाँ, उस पे नहीं होने चाहिए पॉइंट्स, अगर उस पे हैं तो ओमेगा नहीं आएगा। हाँ, उसके रिस्पेक्ट में सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ हाँ, पूछ बेटा। नहीं, टॉर्क हम पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं, एक्सेस के अबाउट भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सेस के अबाउट टॉर्क टॉर्क ना हो करके कंपोनेंट होता है टॉर्क का अलोंग द एक्सिस। जब भी बोला जाए टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का मतलब टोटल टॉर्क ना हो करके एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट लिया गया टॉर्क का कंपोनेंट जो एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक, और कुछ नहीं बोला गया तो टॉर्क अबाउट अ पॉइंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क अबाउट एक्सिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? कोई और डाउट? 23rd, हाँ बता दो। ठीक, बता देता हूं बिल्कुल। When disk B is brought in contact with disk A, they acquire a common angular velocity in time t. The average frictional torque on one disk by the other during this period is. बताओ भाई कैसे करेंगे? क्या कॉमन ओमेगा आ गया? कॉमन ओमेगा आ गया तो बस उसके बाद तो खत्म हो गया ना। कॉमन ओमेगा आने के बाद क्या लिखेंगे? टॉर्क इंटू डेल्टा टी। ये क्या चीज है? टॉर्क इंटू डेल्टा टी। टॉर्क इंटू डेल्टा टी किसके बराबर होगा? टाइम दिया गया है क्या? टाइम दिया गया है क्या? तो एवरेज टॉर्क इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पता है, क्योंकि आपको कॉमन ओमेगा भी पता है, इनिशियल ओमेगा भी पता है, तो यहां से एवरेज टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। एक्सिस के अबाउट, हाँ एक्सिस के अबाउट देखेंगे बिल्कुल। m1v1 क्यों लेंगे? i1 ओमेगा 1 प्लस i2 ओमेगा 2 इक्वल टू i1 प्लस i2 ओमेगा, इससे ओमेगा कॉमन आ जाएगा। हाँ, एक्सिस के अबाउट। ठीक, एक डिस्क थी ओमेगा 1 से घूम रही थी, एक डिस्क थी ओमेगा 2 से घूम रही थी, दोनों को कांटेक्ट में लिया है तो इनके बीच का फ्रिक्शन एक की एंगुलर स्पीड बढ़ाएगा, एक की एंगुलर स्पीड कम करेगा, फाइनली दोनों क्या हो जाएंगे? साथ चलेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में इस एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर? ठीक, फाइनल ओमेगा, हाँ बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं। शाबाश। कोई और डाउट? नहीं नहीं, वो मैथमेटिकल लॉजिक लगा सकते हैं केवल, फिजिक्स का लॉजिक नहीं, कोई भी मैथमेटिकली सोच सकते हैं। हाँ मैथमेटिकली बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ भाई, 1 पार्ट बी में फर्स्ट में क्या डाउट है बेटा? आधा आधा होगा, मतलब दोनों साइड फ्रिक्शन की वैल्यू तो सेम होगी ये मानकर, बिल्कुल, वरना ये घूमने नहीं लगेगा। सेंटर के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करो, अगर यहां पर फ्रिक्शन का टॉर्क अलग अलग हो गया घूमने लगेगा ना। हाँ, सिमेट्रिक मानना है तो कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, तो दोनों सेम लेंगे। इसकी एफबीडी, इस पर नॉर्मल एन और दोनों पर फ्रिक्शन सेम, ये हो गई इसकी एफबीडी। अब उसकी बनाते प्लायर की, इस पॉइंट के अबाउट यहां पर फोर्स F, यहां पर N और यहां पर फ्रिक्शन। बस हो गया। क्यों भाई, इससे आंसर नहीं आ रहा है क्या? ठीक, इसके अबाउट लेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट, क्योंकि वरना हिंज का फोर्स तो पता ही नहीं ना हमको, हिंज का फोर्स अननोन है। ये वाला इसका एफबीडी बना रहा हूं मैं इसका, तो इसका एमजी क्या 4 डालेगा? और क्या, यही तो लिया देख।
आया समझ में? टोटल लेंगे तो फिर 0 बराबर 0 आएगा। हाँ, 0 बराबर 0 आएगा, बिल्कुल। सेकंड मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्यों नहीं आ रहा आंसर, ये बताओ आपको। नहीं आ रहा बे, जिसका आ रहा वो गलत है। क्या कर रहे हो नालायको, तुम्हारी ऐसी तैसी करूं, गलत आ रहा उससे। ये वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुई थी। यहां पर ध्यान से सुनना, हर पॉइंट पर नॉर्मल क्या एक ही पॉइंट से पास होगा? नहीं होगा ना। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे टॉर्क नॉर्मल का 0। चेक करो, क्या ये सर्कल है? नहीं है, सर्कल नहीं है। इसका मतलब सर्कल होता तो हर पॉइंट का नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास होता। अब अगर ये सर्कल नहीं है तो क्या हर पॉइंट का नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास होगा? नहीं होगा। तो आप एक इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो टॉर्क आ जाएगा, तो कंजर्व नहीं होगा। पहला पॉइंट, पूरी बात सुनो। दूसरा पॉइंट, क्या ये गारंटी है कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी? क्या ये गारंटी है? तो नॉर्मल वर्क कभी नहीं करेगा, गारंटी है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, गारंटी है। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, गारंटी है ना? स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यही आंसर खत्म, बस इतना ही था। है ना, बेवकूफ बनाने के 100 तरीकों में से एक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसमें खूब दिमाग लगाते हैं अपन। और 5 मीटर 10 मीटर क्या क्वेश्चन है भाई साहब, मजा ही आ गया। एट एनी डिस्टेंस तो यही रहेगी सेम हमेशा, स्पीड विल रिमेन सेम, क्योंकि नॉर्मल वर्क कर ही नहीं सकता ना। वर्क डन कैसे करेगा नॉर्मल? नॉर्मल वर्क कर ही नहीं सकता। कहां सर्कल है बे? सर्कल होता तो रेडियस, सर्कल की डेफिनेशन है रेडियस कांस्टेंट होना चाहिए। कहां सर्कल है? 5 से 10 कैसे होगी फिर? हाँ, पागल बना रहे हैं, बिल्कुल। तो बन गया, मकसद कंप्लीट। मिशन कंप्लीट हो गया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी वैसा ही क्वेश्चन है। फिफ्थ एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो ऐसे पागल तुम्हें यहां बनाया गया है इस जगह, वैसे फिफ्थ में बनाया गया है सेम। फिफ्थ में भी आपने दिमाग लगा दिया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। फिर से बताओ, टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अबे टेंशन वर्क करेगा क्या? करेगा क्या? टोटल वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज, इस एंड पर 0 तो उस एंड पर भी 0, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व, तो स्पीड रिमेन सेम। खत्म, बस था, हो गया, इतना ही था। क्वेश्चन पढ़ो पहले, पढ़ो फिर क्वेश्चन। मैं पढ़ो फिर बताता हूं कौन सी लाइन समझ में, ये देखते हैं, देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूं। अबे एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है, वेलोसिटी नहीं पूछी गई है। स्पीड सेम रहेगी, मैं कहां कह रहा हूं ओमेगा सेम रहेगी, स्पीड सेम होगी बे। ओमेगा पूछी, ओमेगा थीटा एंगल घूमने के बाद ये बताओ कितनी स्ट्रिंग वाइंड हो जाएगी, इसके अबाउट कितनी स्ट्रिंग वाइंड हो जाएगी? ए थीटा, तो बचेगी कितनी? आर माइनस ए थीटा बचेगी, नहीं बचेगी? और कितनी वेलोसिटी जा रहा है ये, तो बताओ ओमेगा कितना हो गया? क्या ये आंसर नहीं दिया है? अरे ये नहीं दिया क्या? बस हो गया है। ए थीटा कैसे वाइंड हुई, देखो कैसे वाइंड हुई। ये स्ट्रिंग है, ठीक, ये थीटा एंगल घूमी, तो ये वाला पार्ट इसका वाइंड हो गया होगा कि नहीं? अच्छा आप देखो जरा ध्यान से, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ बोलो, तो बची कितनी? आर माइनस। अब ठीक, क्लियर, ठीक, नोट कर लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी अलग हो जाएगी, पिछले क्वेश्चन में भी उसका भी वही करेंगे। वो उस समय की स्पीड पता है, उस समय की रेडियस पता है, डिवाइड कर दीजिए स्पीड अपॉन रेडियस, ठीक, सही है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 7 डाउट है? चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी से।
सबसे पहले तो ये पता करो कि प्योर रोलिंग में कितना टाइम लगेगा, ये कैसे निकालें बच्चों, ये बताइए। बोलो भाई। ये बताइए, एक चीज बताइए, प्लैंक को लगातार कांस्टेंट v1 वेलोसिटी से खींचा जा रहा है या इनिशियल वेलोसिटी v1 है? जरा पढ़ना तो सही। ओ हो। तो फिर एक काम करो, प्लैंक के फ्रेम में चले जाओ। क्या ये फ्रेम इनर्शियल है? प्लैंक का फ्रेम इनर्शियल है, तो क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन जो आप हमेशा से करते आए हैं। एक स्फीयर को v वेलोसिटी देकर छोड़ दिया गया, बताइए कितने टाइम बाद रोलिंग स्टार्ट होगी? क्या किया ये क्वेश्चन? हो गया बस। फ्रेम चेंज करिए। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ध्यान से सुनना है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर थी, ठीक। इस एंड को v वेलोसिटी से खींचना शुरू करते हैं, इस एंड को v वेलोसिटी से खींचना शुरू करते हैं, कांस्टेंट v वेलोसिटी से। बताइए स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना आएगा? ऐसे करोगे तो फैल जाओगे। फिर से v वेलोसिटी के फ्रेम में चले जाओ, पता है क्वेश्चन क्या बचेगा? क्यों भाई? उसके फ्रेम में ये एंड क्या हो जाएगा? फिक्स। और इसको कितनी वेलोसिटी दे दोगे? क्या मैक्सिमम इलॉन्गेशन बता सकते हो? ये कितना आसान, ये कितना मुश्किल फ्रेम चेंज करने पर। वही चीज यहां खेली गई तुम्हारे साथ, ठीक। लग रहा है तो हाँ, इसका मतलब लगाने वाला इस पर कोई फोर्स लगा रहा होगा टू मूव दिस प्लैंक विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हमें फ्रेम से मतलब है या फोर्स से मतलब है? ठीक भाई, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। एर्थ का ए ऑप्शन नहीं आ रहा, नॉर्मल फोर्स अप्लाई, वो आएगा भी नहीं क्योंकि इसमें कुछ डाटा मिसिंग है। डाटा मिसिंग ये है कि ये पॉइंट जो है, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड है। इस रॉड का ये मिड पॉइंट है, इस रॉड का ये मिड पॉइंट है। कई लोगों ने ऐसे ही ले लिया, ये लिया। अब देखो यार, चेक करो आपने लिया है कि नहीं लिया है, बिना बताए ले लिया। हाँ, लेकिन लग रहा है, केवल लगने के कारण लिया है, दिया नहीं है। नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डाउट तो बच्चा पूछ ही सकता है भाई कि क्या करें सर ऐसे केस में ना। तो दोनों मिड पॉइंट है, आप सॉल्व करिए, हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, 10, हाँ 9th में, 8th में, बता बेटा। हाँ, तो इसका जो नॉर्मल लगेगा वो तो ए पे ऊपर लगेगा। कौन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है? अबे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल फिक्स सिलेंडर, सिलेंडर हॉरिजॉन्टल है ऐसा, और ये वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है। आ गया समझ में? किससे? हाँ, तो आने दो, क्या दिक्कत है? गड़बड़ क्या हो रही? आंसर नहीं दिया हुआ है। कौन सा? दिल्ली। नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय सिलेंडर ऑन रॉड एट ए इज mg। कैसे बेटा mg कैसे आ गया? एक मिनट को, ऊपर नॉर्मल लगेगा, ठीक है, ठीक है। और ये कोई नहीं लगाएगा, ये क्या चुपचाप बैठा रहेगा? ये एल शेप मेंटेन कैसे है? और फ्रिक्शन भी है सब। नहीं, ये फोर्स लगाएगा ना यार, ये उसके अबाउट टॉर्क लोगे तो आंसर आएगा, ठीक। हाँ भाई, कोई और डाउट? ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 10th में ए पार्ट में डाउट, सी पार्ट में डाउट, ए पूरा बता दूं? चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ, देख लेते बेटा, अभी देख लेते हैं। ये v स्पीड जो बंदे की दी है, मतलब जो v स्पीड आमिर की दी है, वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्क दी है। पहले तो ये समझो, पढ़ लिया? अब जरा ध्यान से सुनना।
आमिर भाई साहब अगर v स्पीड से घूम रहे हैं और डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा से घूम रही है, तो पहले तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम कहेंगे mr² ओमेगा mr/v आमिर का एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा डिस्क के एंगुलर मोमेंटम के। और डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बच्चों? I इंटू ओमेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो क्यों होगा? क्योंकि इनिशियल जीरो था। तो आमिर का जितना क्लॉकवाइज होगा डिस्क का उतना ही। क्या इस बात से सहमत हो? ठीक है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आई बच्चों, ओमेगा बराबर mv/r/I। कोई डाउट किसी को? हाँ, अभी निकाला क्या मैंने ग्राउंड फ्रेम का। v देखो क्या दिया, क्या क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया बेटा। हाँ अच्छा अच्छा, ओके ओके, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल सही बात कही है इसने। मैंने गलती की है, अपनी गलती को सुधारना होगा। ये बताइए, ये v मैंने किसका मान लिया है? ग्राउंड एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करते समय ग्राउंड का मान लिया है, जबकि v ग्राउंड का नहीं है। तो चलिए बताइए v ग्राउंड का कितना होगा? क्या मैं कह सकता हूँ v-r ओमेगा होगा? क्योंकि dt टाइम में ये v आगे जाएगा और डिस्क कितना पीछे जाएगी? r ओमेगा। तो कितना आगे गया? v-r ओमेगा। सभी लोग सहमत हो? ठीक है, अब लगाओ जी, v की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? v-r ओमेगा बराबर बोलिए i ओमेगा। ठीक लिखा है? अभी बोलिए ठीक लिखा है? ठीक, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अच्छा, v-r ओमेगा इसकी स्पीड है और इसे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ग्राउंड फ्रेम में? अबे डिस्टेंस पूछ रहा हूं, पाई आर। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों? पाई आर डिवाइडेड बाई v-r ओमेगा। वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ गया। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ये ए ऑप्शन का तरीका है। जिनके 2 का फैक्टर वगैरह कुछ मिसिंग था वो एक बार चेक करें। अभी समझ में आ गया? बी में कोई डाउट? सी में? डी में? सी, इफ डिस्क वर कंसीडर्ड मासलेस आमिर कैन नेवर रीच सलमान। सही बात है, अगर डिस्क मासलेस है, एंगुलर मोमेंटम को हमेशा जीरो रहना है, तो आमिर तो दौड़ता रहेगा। आर ओमेगा और वी दोनों बराबर आ जाएंगे ताकि आमिर अपनी जगह पे रहे, केवल डिस्क घूमती रहे। क्योंकि डिस्क के घूमने से एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, लेकिन आमिर के चलने से एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। तो आमिर ग्राउंड फ्रेम में जीरो वेलोसिटी पे कैसे रहेगा? जितनी तेज आमिर चलेगा उसके नीचे की डिस्क उतनी तेज पीछे जाएगी। ठीक, तो आदमी ऐसे ऐसे दौड़ता रहेगा एक ही जगह पे। जीरो जीरो बेटा लिखा है। आमिर का क्यों आएगा बेटा? ना, डिस्क और पार्टिकल को अलग अलग ले रहे हैं ना हमने। आमिर का तो ले लिया ना एंगुलर मोमेंटम, तब दूसरी बार में आमिर का एंगुलर मोमेंटम क्यों ऐड करूंगा? डिस्क का लिखूंगा ना। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। स्पूल का आई दिया होगा यार इन्होंने। इसमें इन्होंने स्पूल को डिस्क मान के किया है क्या? क्या डिस्क मान करके? नहीं, स्पूल का ऐसा कोई फिक्स होता नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, एक बार देख लेता हूं। मेरे हिसाब से इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। नहीं, इनिशियल एक्सेलेरेशन पूछा या रेस्ट पर है, ये पूछ क्या बोला है? हाँ, नहीं पुली तो फिक्स है, पुली तो फिक्स है, लेकिन जो स्पूल है वो नीचे जाएगा ना, मूव करेगा। ठीक, इसमें निकालना पड़ेगा बेटा स्मॉल आर। ये स्मॉल आर ऐसे तो नहीं बता सकते, और इतना इन्होंने डाटा दिया नहीं कि हम निकाल पाए। रोल तो करेगा, ये बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन स्पूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिना डाटा के नहीं निकाल सकते। इन्होंने कुछ एज्यूम कर लिया होगा मेरे हिसाब से। आर को r/2 किया है, देखता हूं, एक मिनट जाओ। नहीं, स्पूल तो ऐसा होता ही नहीं ना, स्पूल तो ऐसा होता है
ये ऐसा होता है स्पूल। अब बीच का सिलेंडर अलग निकालना पड़ेगा। अब वो मास अलग से दिया नहीं है, वो कितना बड़ा है पार्ट वो दिया नहीं है ना, यही तो बोल रहा हूं। ऐसा होता है स्पूल। ये फिर भी देखते हैं। द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द स्पूल एंड द पुली इज इनिशियली हॉरिजॉन्टल। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन का सर ने भेजा था कि आंसर नहीं, गलत है। देख लेता हूँ यही है कि कोई और है। ये क्या मार्गदर्शन 3 है क्या, असाइनमेंट? पता नहीं कहाँ है यार। चलो कोई बात नहीं। एक्सप्रेस द आंसर नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि आप अगर इसका एक्सीलरेशन, फाइंड द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द स्पूल निकालना है, स्पूल का एक्सीलरेशन पूछ रहा है भाई, वो इसका कहाँ पूछ रहा है। और टेंशन की वैल्यू दी है क्या, चेक करो। हाँ हाँ, एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं पूछ रहा बच्चों, स्पूल का एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट, और ये आ गया mg, आंसर आ गया t माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। बस दोनों बराबर है तो रेस्ट पे रहेगा, जीरो आएगा एक्सीलरेशन, बस खत्म हो गई बात। ये उसी जगह घूमता रहेगा फटाफट फटाफट फटाफट। भाई एम जी साइन 37 की वैल्यू बोलो कितनी आ रही, निकाल ही लेते ना। 10 माइनस, एक मिनट रुको, टी कॉस थीटा, तो 10 इंटू कॉस 37 4/5 माइनस एम जी ये आया 20 इंटू साइन 37 कितना हुआ 3/5, यही हुआ ना, इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन 2a, बराबर नहीं है। ये आया 40 और ये आया 60, तो ये तो ऊपर आएगा। कितना आ रहा है, -2 आ रहा है ना। आंसर क्या दिया है, चेक करो, 2 दिया है ना ऊपर की ओर, ठीक सही सही। स्लिप करने दो, फ्रिक्शनलेस दिया है ना, तो ये रोटेशन का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बनाने जो दिया है। मिशन सक्सेसफुल हो गया, मैं भी बन गया, तुम भी बन गए, है कि नहीं। हाँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें फ्रिक्शन 0 है बेटा, तो नॉर्मल होगा, mg होगा, टेंशन होगा, बस और कोई फोर्स है ही नहीं। इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन होगा, इसकी गारंटी है। तो ये वाला टेंशन का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो गया, और mg का ये कंपोनेंट mg साइन थीटा हो गया, तो टी कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू ma, बस ठीक। फ्रिक्शन है ही नहीं, इसलिए बिंदास आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 14, g/6 आ रहा है ए पार्ट का, इसका बाकी लोग बोलो, दिया क्या है g/7, बाकी कोई किसी का आंसर आया क्या, 2g/7 और g/6 गिवन है, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको, मतलब है। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, फटाफट देखते हैं। सभी लोग देखो, पेन कॉपी निकालो, जो शुरू हो जाओ, जल्दी से आंसर मुझे बताओ इसका, जल्दी फास्ट। मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालते, मैं निकालूंगा तो आप देख लोगे, नहीं निकालूंगा मैं, आप निकालो फटाफट जल्दी से। मैं ऐसे ही कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। हुप को रिंग, हुप को रिंग मान लीजिए, बिल्कुल सही। बोलिए नहीं, बोल मत।
आ रहा जी भाई 7? नहीं आ रहा? मैं बता देता हूँ क्या आंसर आना चाहिए। आंसर आना चाहिए mg अपॉन m/2 प्लस कैपिटल M 2। देखो यार इससे क्या आना है, मैं निकाल लेता हूँ। 0.2 इंटू जी 10/2 और ये आ जाएगा 0.1 प्लस कैपिटल M कितना है 1। तो यहां से तो कुछ और आ रहा है। फ्रिक्शन है कि नहीं है, क्या है? एक मिनट, रोलिंग दी है कि नहीं दी है? अरे नहीं भी दी तो भी रोलिंग होगी ना। रिंग में टॉप मोस्ट पॉइंट पॉइंट ऑफ परकशन होता है ना, रिंग में टॉप मोस्ट पॉइंट पॉइंट ऑफ परकशन होता है, तो रोलिंग तो होगी होगी, है ना। अच्छा चलो देखो, ये v वेलोसिटी से मान लो जा रहा है, तो ये 2v से जाएगा, ये 2v से जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ क्यों? दत्त नालायक, ये जाएगा v/2 से। अब बताओ क्यों? ध्यान से सुनना, अगर ये v से नीचे जा रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v होगी, होगी। तुमको ये पता होगा कि अगर सेंटर की वेलोसिटी v0 है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v0 होती है, सबको पता है। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v बोलूंगा तो यहाँ की वेलोसिटी v/2 होगी कि नहीं होगी बच्चों? तो ये वेलोसिटी v, तो सेंटर की वेलोसिटी बोलो। ठीक, दूसरा मेथड, नया मेथड बता रहा हूं, ये मेथड तुमने देखा नहीं है। मान लेते हैं ये x डिस्टेंस नीचे आया, फ्रिक्शन वर्क करेगा क्या? फ्रिक्शन वर्क करेगा क्या? अरे करेगा क्या? हाँ या ना में आंसर दो। फ्रिक्शन है ही नहीं तो करेगा कैसे भाई? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? mgx, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल mv स्क्वायर प्लस रिंग का बोलो रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा बच्चों। अच्छा v/2 आएगा यहां पर, क्यों v/2 आएगा? हाफ आई की वैल्यू बोलो रिंग के। अच्छा ओमेगा बोलो v/ का होल स्क्वायर। जरा यहां से v स्क्वायर और x में रिलेशनशिप निकालो जल्दी से जल्दी, फटाफट, कितनी आ रही है? हाँ इनिशियल 0, तो ये कितना आया बच्चों? mgx इक्वल्स टू हाफ, अबे मेरा आईपैड गया, डिस्चार्ज हो गया। हाँ बेटा, फ्रिक्शन नहीं है तो भी रोलिंग कैसे करेगा? आप ही बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बिल्कुल बता दो। चलेगा, ठीक। देखो जरा ध्यान से, यह रिंग, जरा रिंग का पॉइंट ऑफ परकशन ढूंढते हैं, ठीक है। वो पॉइंट जिस पर, ध्यान से सुनना, जिस पर फोर्स लगाऊं तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऑटोमेटिकली 0 हो जाए, वो पॉइंट ऑफ परकशन होगा। यही पढ़ा है। जरा एक्स की वैल्यू बोलो, क्या पढ़ी है? I/mr, रिंग का आई बोलो mr स्क्वायर अपॉन कितना आया? इसका मतलब अगर रिंग में कोई भी बंदा सेंटर से r डिस्टेंस बोले तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर फोर्स लगाता है तो बोलो यहां फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी नीचे रिलेटिव स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। अभी समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर। यहां पर एक पुली ली है, यहां से स्मॉल m मास गया है, मैंने तुमसे कहा था ये x डिस्टेंस नीचे गया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, यही बोला था। क्या इक्वेशन आई थी बच्चों? mgx इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, हाफ हटा देता हूं, हाफ
चलो लिख देते हैं हाफ कैपिटल एम वी बाई टू का। ये वी बाई टू क्यों आया बच्चों? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर v है तो सेंटर की वेलोसिटी v बाई टू होगी। क्या इस बात से सहमत हो? ठीक, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बोलिए, हाफ आई की वैल्यू बोलिए एम आर स्क्वायर, और ये आया v स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, चेक कर लीजिए। चलिए बताइए कितना आया जरा। एम जी एक्स इक्वल्स टू, उधर बोलिए कितना आ रहा है, जल्दी बोलिए, पूरा सॉल्व करिए। हाफ स्मॉल एम प्लस ये देखिए हाफ और हाफ 1 हो गया। अरे बोलो ना यार, ये वी स्क्वायर बाई 4, ये भी वी स्क्वायर बाई 4। अरे बोलो ना, तो ये एम वी स्क्वायर बाई 4 आएगा, जिसमें से हाफ बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? एम बाई 2 इंटू वी स्क्वायर। चेक करो आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख लो। अरे ये पूरा टर्म क्या आएगा, इस हाफ को अलग ही रहने दो। वी स्क्वायर बाई 4, वी स्क्वायर बाई 4 कितना होता है? यही होता है ना भाई, वी स्क्वायर बाई 2 ही तो होता है, और हाफ को बाहर ले लिया। अरे अभी क्लियर है? बढ़िया। अब m की वैल्यू डालो, m की वैल्यू कितनी है? या एक मिनट करो, एक ही अभी लिख ही लेते हैं। वी स्क्वायर बराबर पहले बोलो कितना आया, 2mg अपॉन बोलिए m प्लस m बाई 2 इंटू बोलिए x। ध्यान से सुनना, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं उसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव लीजिए, 2v dv बाई dt बराबर बोलिए 2mg अपॉन m प्लस m बाई 2 है, dv बाई dx नहीं बे, dx बाई ये क्या आया? अबे ये कहां जा रहे हो? dx बाई dt क्या चीज है? ये हो गया कैंसिल। dv बाई dt क्या होता है? टेम्परेचर। अच्छा एक्सीलरेशन होता है, ओके। तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू बोलिए कितनी आ रही है? अरे 2 से 2 मार दो गोली ना यार। m की वैल्यू कितनी दी है? 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस कैपिटल M की वैल्यू 1 है तो 0.5 इंटू बोलिए g। क्या g बाई 7 आ रहा है? क्या ये आंसर नहीं दिया है? ये कितना आ रहा है? 2g बाई 7 आ रहा है। इसका 2g बाई 7 है तो इसका क्या होगा? आंसर क्या दिया है? तुम्हारी ऐसी तैसी करूं नालायक को, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। क्या बता रहे थे? g बाई 6। भला है 7 बाई 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 बाई आंसर आ गया। हाँ बेटा, उससे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। मेरे को नए नए मेथड बताते रहना ना तुमको इस। अरे जल्द फिर वही बात, क्लास में क्या बताया था? कोई भी मेथड खराब या अच्छा इस बात पे नहीं होता कि छोटा है कि बड़ा है, कब कौन सा आसान हो जाए, जैसे मैं बताता हूँ। चलो तो इसने बात छेड़ दी है, अपनी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको नोट करो फिर लेता हूँ। ध्यान से सुनना भाई, इसको नोट कर लिया? इरेजर तो ठीक है, मैं तो नेक्स्ट पेज सोच रहा था। नीचे नेक्स्ट पेज है क्या? यहां पर ये क्या बात है, पेजेस। यहां पर ठीक, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। इनकी बात से एक बात याद आई मुझे, ये रेजर यहां क्यों छल रहा है बे? अरे चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ पेन सिलेक्ट कर लूं? अच्छा सही जवाब है तुम्हारा बेटा, बचा लिया तुमने। हाँ जैसे इन्होंने कहा सर वर्क एनर्जी थ्योरम काम की नहीं है, मैं कहा कि ये मेथड कोई भी खराब या अच्छा नहीं होता, डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में किसकी जरूरत है।
ये एफ, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, 3 डिस्क हैं बच्चा, ठीक है। ऊपर वाले प्लैंक पर एफ फोर्स लग रहा है। आपसे पूछा जा रहा है प्लैंक का एक्सीलरेशन बताइए, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ प्लैंक। हर जगह रोलिंग हो रही है, हर जगह रोलिंग हो रही है। ये बोला गया आपसे, इसका रेडियस आर ले लीजिए। ध्यान से सुनना, कितनी जगहों पर फ्रिक्शन आ रहा है, कितनी जगह आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन 6 जगह फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा क्योंकि स्टैटिक होगा। तो टोटल वर्क बाय फ्रिक्शन कितना होगा, 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या फ्रिक्शन आएगा, नहीं आएगा। लेकिन फोर्स एनालिसिस और टॉर्क एनालिसिस में फ्रिक्शन आएगा, कितने बार आएगा, कर लो। और अभी तो सिर्फ इतना ही से पूछा है, जब आप एडिशनल करेंगे अगर तो उसको पता चलेगा आपको ये और है, और अब पूछा गया है आपसे एक्सीलरेशन। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम में अभी भी आपको कहीं फ्रिक्शन नहीं आएगा, अभी भी आपको सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने से काम बन जाएगा। बस आपको इतना देखना पड़ेगा कि अगर ये x जा रहा है तो ये x/2 जाएगा और इस तरीके से नीचे तक जाते चले जाना पड़ेगा। क्लियर है ना भाई, कंस्ट्रेंट देखना होगा। बिल्कुल कर सकते बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम से भी कर सकते हैं, सही बात है। तो समझ में आया जी, क्लियर। तो क्या होता है, जहां मल्टीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो वहां एनर्जी वाला मेथड बेनिफिशियल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, और क्या डिस्कस करना है, कोरियोलिस फोर्स डिस्कस नहीं करना, कभी नहीं करना, किसने कहा, एक बार भी नहीं। हाँ भाई, मेरा आईपैड तो गया, मैं देख लेता हूं। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। डाउट है, चलिए देख लेते हैं 15 को। व्हाट टाइम आफ्टर द कोलिजन डज द रॉड परफॉर्म अ होल रिवॉल्यूशन। बेसिकली इसमें भी बेवकूफ़ी बनाया गया है क्वेश्चन में। एक प्रकार से ओमेगा पूछने का नायाब तरीका ये है, पूछना ओमेगा था और पूछा इन्होंने ये कि कितने टाइम में वो एक चक्कर लगाएगा। कोलिजन कैसा दिया है बच्चों, इलास्टिक। जरा देखते जाइएगा, ये आ रही है रॉड v वेलोसिटी से। मैंने आपको हमेशा जो बताया है उसी का ध्यान रखिएगा। यहां पर इंपल्स लगा होगा, मान लेते हैं j इंपल्स लगा, ठीक। ये डायग्राम है जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर डायग्राम बनाने को मैंने आपसे हमेशा बोला है। जस्ट आफ्टर क्या होगा बच्चों, क्या इसका ओमेगा भी आ जाएगा, जे तो लग रहा होगा, इसका ओमेगा किसी भी साइड, आप v ऊपर मानना चाहते हैं आप v ऊपर मान लीजिए, v नीचे मानना चाहते हैं v नीचे मान लीजिए, जो आपका मन करे वो काम कर सकते हैं। ठीक, तो मान लेता हूं कि इसका ओमेगा इस साइड आया, इस साइड ओमेगा आया, ठीक, और v की वेलोसिटी इधर आ गई, वेलोसिटी v, ये मान लिया मैंने, ठीक, आ गया। अब बताइए इस पर इंपैक्ट, इस रॉड पर कहां इंपल्स लगा, एंड पॉइंट पर लगा। अगर वो नहीं होता, अगर इसी पॉइंट P के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम को देखूं तो क्या कंजर्व हो पाएगा एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन। जरा इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बोलो किसका आएगा, mg का आएगा। mg इंपल्सिव फोर्स है या नॉन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव। तो क्या कोलिजन के दौरान mg का इंपल्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्व करिए और जल्दी से बताइए क्या आ रही रिलेशनशिप, फटाफट। आ गया जी, चलिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा mv इंटू l/2, ठीक। फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा
ml स्क्वायर बाई 12 इंटू बोलिए इंटू ओमेगा, ठीक, माइनस एम वी इंटू एल बाई 2। चेक करिए, इसको ले लेते हैं वी नॉट और इसको ले लेते हैं वी, तो यहां आएगा वी नॉट। क्या ये क्वेश्चन ठीक है? जरा अननोन गिनो कितने हैं, अननोन गिनो, 2 अननोन है। इक्वेशन कितनी है? नाइंसाफी है। एक इक्वेशन और चाहिए, ई इक्वल्स टू, याद करो क्या फॉर्मूला था, वी टू डैश माइनस वी वन डैश डिवाइडेड बाई, बोलो, अरे बोलो ना, तो 1 इक्वल्स टू वी टू डैश क्या था, वी टू डैश बाद वाली सेकेंड बॉडी के पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की वेलोसिटी, सेकेंड बॉडी के पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की वेलोसिटी। सेकेंड बॉडी कौन है? कोई है ही नहीं, है क्या? बिल्कुल है, ये एज है, ये एज है। इसको फर्स्ट बॉडी ले लेते हैं, इसको सेकेंड बॉडी ले लेते हैं। ठीक बच्चों, जरा सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बोलो उस पॉइंट की, इस डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लें, पक्का? चलिए बोलिए वेलोसिटी, बोलिए v प्लस एल ओमेगा बाई 2। चलिए v1 डैश बोलिए 0, आगे बढ़िए, v1 की वैल्यू बोलिए 0, जरा v2 की वैल्यू बोलिए माइनस, शाबाश, सॉल्व कर लीजिए। 3 इक्वेशन 3 अननोन, आंसर आ गया। 2 इक्वेशन 2 अननोन, आंसर आ गया। अब नाइंसाफी नहीं है। क्या भाई, अब तो हो जाएगा 15 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 17 में डाउट है बेटा? चलिए 17 देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, एज्यूम दैट द साइकिल इज मूविंग राइटवर्ड्स एंड हैज एक्सीलरेशन, बोथ टायर्स रोल प्योरली, ठीक है। चलिए देख लीजिए, देख लेते हैं। ये नोट कर लिया बच्चों? चलिए, कर लिया नोट? नोट कर लिया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये है साइकिल, बड़ी बढ़िया, थोड़ा पैडल वैडल बना दे जरा यार। ठीक भाई, ये है साइकिल। हमसे बोला गया कि एक्सिलरेट कर रहे हैं, फ्रिक्शन बताइए। तो एक्सिलरेट करते कैसे, पहले तो ये समझिए। आप पैडलिंग करते हैं, ताकत लगाते हैं, ये चेन बंधी हुई है, ये इसकी एक्सल को घुमाती है, तो ये इधर घूमना शुरू करता है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ आइस होती इस जगह, तो ये पॉइंट किधर जाता, ये पॉइंट। अगर ये आइस होती, या यूं ऐसे बोलें कि यहाँ कैरियर से कोई पकड़ करके इसको उठा देता और आपसे कहता आप चलाओ पैडल, तो क्या होता है? आप वहीं रहते, ये पॉइंट किधर जाता, पी पॉइंट, पीछे जाता, पीछे जाता। तो अब बताइए, ये इसे बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन, मतलब फ्रिक्शन ना होने पर जो मोशन होता, दैट इज कॉल्ड इंपेंडिंग मोशन। ठीक, नीचे वाले पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी मैं रेस्ट से शुरू कर रहा हूं, हाँ ठीक, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। ठीक, ये भागा आगे, ध्यान से सुनना। अब ये साइकिल आगे भागी, साइकिल आगे भाग रही है, मान लीजिए यहां पर आइस है, तो बताइए ये पहिया घूमेगा या सीधा चलेगा? ऐसे सीधा स्किड करेगा, स्किड करेगा तो ये वाला पॉइंट किधर जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बहुत ही बढ़िया, तो पीछे वाले टायर पे आगे और आगे वाले टायर पर पीछे। तो बताइए साइकिल चलती कैसे है? क्योंकि पीछे वाले पे फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ज्यादा होता है। ठीक, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 18, डिपेंड करता है कौन सी व्हील की ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव है कि फोर व्हील ड्राइव है या बैक व्हील ड्राइव है। रियल व्हील, फोर व्हील ड्राइव में चारों में आगे की ओर होगा, बिल्कुल। तभी तो फोर व्हील ड्राइव जो है वो हमेशा ज्यादा पावरफुल समझी जाती है, क्योंकि चारों टायर पे आगे फ्रिक्शन लगता है, फ्रंट पे आगे, बैक पे पीछे। ठीक, नहीं समझ सकते हो? ये बैक व्हील है ना, ये बैक व्हील ड्राइव हो गया, तो पीछे वाले को घुमा रही है मोटर, मान लो, तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, और आगे वाले को कोई घुमाने वाला नहीं है। ऐसे समझो, ध्यान से सुनना, ये टायर घूमता है इसलिए आगे चलता है, ये टायर चूंकि आगे चलता है इसलिए घूमता है। ये क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ समझें आप। ये घूमता है इसलिए फ्रिक्शन लगता है और ये आगे चलता है, ये चलता है इसलिए इस पर फ्रिक्शन लगता है और ये घूमता है। ठीक, ये है कहानी। और अगर ये वाला ड्राइव होता, पहले ये घूमता और इसको घूमने की कोई मैकेनिज्म ना होती, तो ये घूमता इसलिए आगे चलता, और ये आगे चलता, इसको पकड़ के लोग खींच रहे होते इसलिए ये घूमता। क्लियर? ठीक, चलिए। पॉसिबल है ना, सर्कस में देखा नहीं है, कई बार उसी पे बैठ करके चलाते हैं, एक ही व्हील होता है, वो वन व्हील ड्राइव ही होता है। हाँ, उसमें क्या है कि हाँ, जो आगे वाला घुमाया जाएगा तो फ्रंट व्हील ड्राइव कराएगा, बिल्कुल। बेटर ऐसे डिसाइड होगा कि हमारे बैठने में कंफर्टेबल पोजीशन पीछे वाली होती है, तो पीछे वाले का नॉर्मल ज्यादा होता है, उसका कांटेक्ट फोर्स ज्यादा होता है, उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है। तो पीछे वाले का अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो पीछे वाला ही व्हील ड्राइव होना चाहिए। ठीक है ना? वो तो डिफरेंशियल बॉक्स की कहानी होती है, वो अलग चीज है। बिल्कुल भाई, तभी तो बोला जाता है जो एसयूवी है ना, एसयूवी, एक्चुअल एसयूवी फोर व्हील ड्राइव ही होना चाहिए, वरना एसयूवी को कोई मतलब नहीं। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स बोलते हैं। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स जो हैं वो फोर व्हील ड्राइव होने के फायदा क्या होता है, आपका पीछे वाला टायर फंस गया तो पावर आगे वाले टायर के पास है, आगे वाला फंस गया तो पीछे वाले के पास। वरना अगर केवल बैक व्हील ड्राइव है और पीछे वाला टायर जो है वो कीचड़ में फंस गया तो आप फिर निकाल नहीं सकते गाड़ी। और यहाँ 4 पावर से आती है, 4 पहियों से आती है, जैसे कि मेरी गाड़ी में, तो वो निकल जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। हाँ, फोर व्हील ड्राइव माइलेज नहीं देता, मेरी गाड़ी सिटी में 6 का एवरेज देती, 6 से 6.5। यार मेरे पर्पस में तो ये था कि ये वाला डिजाइन सिर्फ फोर व्हील ड्राइव का ही था। हाँ सेवी, हाँ मतलब 4 पीछे जो अलग अलग कैप्टन सीट्स जो हैं वो सिर्फ इसी में आ रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में लेना पड़ा, वरना मैं 2 व्हील ड्राइव ही लेता, मेरी एमजी ग्लोस्टर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 बी में कपल अप्लाइड ऑन सिलेंडर का मतलब होता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कपल अप्लाइड ऑन सिलेंडर का मतलब होता है नेट फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क नॉन 0 है। ठीक, एक्सेल पे टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है जिसका फोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक, कौन सा एस बोले तो द एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन दैट ऑफ द प्लैंक। बी का एस देखना है, सबका एस देखना, एस ऑप्शन। ठीक है, तो एस ऑप्शन पहले ए में देखते हैं बेटा। ठीक, ए में शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे ही देख के बता सकते हो, पता है? देखो कैसे, मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं एफ। ठीक, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, याद करो, तो ये डिस्क है ना, डिस्क में यहां पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आगे की ओर आता है। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी किधर जाने की होगी, पीछे जाने की होगी। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। इस पर फोर्स आगे, इस पर फोर्स पीछे, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन इससे ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक,
अच्छा ये आगे जा रहा है तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ से बड़ा होगा, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं बेटा। बी ऑप्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं है, इस पर फोर्स है। अब ध्यान से सुनना, बी पे इस पे कपल लगाया तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे, इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे, क्या दोनों पे लगने वाला फोर्स सेम है? तो दोनों का एक्सीलरेशन मास पर डिपेंड करेगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन पे आते हैं। स्मूथ है नीचे वाला, इसका मतलब नीचे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला चलेगा, नीचे वाला रेस्ट पे रहेगा। डी ऑप्शन, डी भी स्मूथ है, ये क्या मतलब? अच्छा, डी में ऊपर वाला रेस्ट पे रहेगा, नीचे वाला चलेगा, खत्म। क्लियर? आगे बढ़े, खत्म हो गया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। रोटेशन का असाइनमेंट। अच्छा, आपको 4th नंबर का प्रिंट मिल गया, प्रिंट आउट मिल गया? कितने क्वेश्चन है जरा देखिए तो सही, कम है ज्यादा है? और बढ़ा दिए? ओहो, मजा ही आ गया ये तो है। 30, 15 तो सिंगल करेक्ट हो गए, 32 और 15 कितने क्वेश्चन है? तो ये हो गया 42, 47। ठीक, क्या हो पाएंगे परसों तक? हो जाएंगे? अच्छा, थोड़े से और क्वेश्चन देना चाहता हूं, चलेगा? एससीवी के सॉल्ट एग्जाम्पल चैप्टर है हीट ट्रांसफर, कंप्लीट कर लीजिए। एससीवी सॉल्ट एग्जाम्पल, ये होमवर्क ऐड करिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐड कर लीजिए, क्या ये हो जाएगा? और मुझे पता है आपको रेडिएशन में कमांड होगा बहुत गजब का, रेडिएशन आपसे चुटकियों में हो जाता होगा, बस बाएं हाथ का खेल होगा रेडिएशन तो, क्यों भाई? तुरंत समझ में आ जाता होगा, पता है मुझको। तो रेडिएशन पे भरपूर आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। रेडिएशन में आपको प्रॉब्लम खत्म होने वाली है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आप बाकी पढ़ के जरूर आइएगा, ताकि ये ना हो कि सर इमिसिव पावर पहली बार सुनना हो, ये नहीं होना चाहिए, है ना? एटलीस्ट आपको जो पढ़ाया गया वो पढ़ के आ जाइएगा, रट्टा मार के आ जाइएगा, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक, फंडामेंटल। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।